एक दौर था जब बॉलीवुड में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, हिमेश रेशमिया। जिसने माइक पकड़ा तो सुपरहिट गाने बन गए, जिसने कैमरा फेस किया तो हीरो बन गए, और जिसने स्टाइल बदला तो मीम सेंसेशन बन गए। लेकिन कैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर लॉर्ड हिमेश बनने तक का ये सफर तय हुआ? कैसे वो चार्टबस्टर किंग से एक मीम सेंसेशन बन गए? और अब क्या उनका कमबैक वाकई बेड एस साबित होगा या फिर एक और इंटरनेट कॉमेडी? आज हम खोलेंगे हिमेश रेशमिया के करियर की सबसे अनसुनी कहानियां, सुपरहिट से सुपर फ्लॉप तक। तो बने रहिए, क्योंकि ये सफर सुर से भरपूर और ड्रामा से लबालब है। तो हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को मुंबई में हुआ था, जहां म्यूजिक उनके खून में था, क्योंकि उनके पिता विपिन रेशमिया एक म्यूजिक कंपोजर थे, जिन्होंने दिग्गज आर.डी. बर्मन जी के साथ काम किया था। लेकिन हिमेश के शुरुआती सालों में कुछ और ही था। यह तब तक था जब तक एक ट्रेजेडी नहीं आई। जब हिमेश सिर्फ 13 साल के थे, उन्होंने अपने बड़े भाई को खो दिया, जिसके बाद उनके पिता टूट चुके थे और संगीत की जिम्मेदारी युवा हिमेश पर आ पड़ी। एंड फिर उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा, ताकि वो अपने परिवार की संगीत धरोहर को आगे बढ़ा सके। पिताजी बहुत टूट गए थे उस वक्त, इसलिए मैं बहुत ही छोटी सी उम्र में शुरू हो गया। उनके म्यूजिक करियर की शुरुआत टीवी सीरियल्स के लिए गाने कंपोज करने से हुई, जहां अंदाज, अमन और आशिकी जैसे शोज में उन्होंने सॉन्ग्स दिए। और फिर उनका बड़ा ब्रेक आया सलमान खान के कारण। सीरियल प्रोड्यूस कर रहा था 16 साल की उम्र में। सलमान भाई ने कुछ गाने सुने थे मेरे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें फिल्म में ब्रेक दूंगा। उसके बाद यूँ हुआ कि सलमान भाई ने मुझे प्यार किया तो डरना क्या में ब्रेक दिया, और वो जो गाना हिट हुआ, उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। तो 90s के आखिर में सलमान खान ने हिमेश के कंपोज किए गाने सुने और वो तुरंत प्रभावित हो गए। इसलिए उन्होंने हिमेश को एक ब्रेक देने का वादा किया, एंड इसी वादे ने हिमेश को 2001 में प्यार किया तो डरना क्या से बड़ा ब्रेक दिलवाया, जिसका एक आइकॉनिक गाना आपको याद ही होगा जो हिमेश भाई ने कंपोज किया था। अब ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हिमेश ने इसके बाद सलमान की हेलो ब्रदर और बंधन में भी बैंगर सॉन्ग्स दिए, एंड उन्होंने जो पहली अपनी सोलो एल्बम कंपोज करी वो थी दुल्हन हम ले जाएंगे, जिसका गाना आज भी हर किसी के जुबान पे है। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं। इसके बाद हिमेश ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और तेरे नाम से एक और चार्टबस्टर एल्बम दिया जो तुरंत हिट हो गया। एल्बम ने 30 मिलियन कॉपियां बेची और हिमेश को बेस्ट म्यूजिक के लिए 3 अवार्ड्स भी मिले। मिस्टर हिमेश रेशमिया फॉर तेरे नाम। What more can I say? Thank you very much. अब जहां हिमेश एक म्यूजिक कंपोजर के रूप में धूम मचा रहे थे, वहीं उनकी शुरुआत बतौर प्लेबैक सिंगर भी होने वाली, जहां जमीन उनकी पहली फिल्म बनी जिसमें उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की। हालांकि इस वक्त तक इंडस्ट्री में हिमेश एक बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन लोगों के बीच उनकी ख्याति अभी बाकी थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात हिमेश को सिंगिंग सेंसेशन बना दिया। तो बात है साल 2005 की, जब हिमेश ने 13 मूवीज में हिट गाने दिए और इसी में एक थी आशिक बनाया आपने, जिसके हर गाने हिट थे। इवन इसका टाइटल सॉन्ग भी जो हिमेश ने खुद गाया था। तो इसी सफलता को देखते हुए मूवी के डायरेक्टर ने हिमेश को फीचर करते हुए टाइटल सॉन्ग का रीमिक्स मूवी के एंड में डाल दिया, और इस तरह हिमेश पहली बार स्क्रीन पर दिखाई दिए, जिसने उन्हें रातों रात पॉपुलर कर दिया। अब अपनी इसी सक्सेस को देखते हुए हिमेश ने 2006 में अपनी डेब्यू सोलो एल्बम आपका सुरूर लॉन्च की, जो इतनी बड़ी हिट हुई कि उस वक्त पर इसने 55 मिलियन कॉपियां थीं और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट सेलिंग एल्बम बन गई, माइकल जैक्सन के थ्रिलर के बाद। और ऐसे शुरू हुआ लॉर्ड हिमेश का एरा। लेकिन जहां फेम आता है वहीं आती है कंट्रोवर्सीज। तो 2006 में हिमेश ने न सिर्फ अपने म्यूजिक बल्कि सिंगर सोनू निगम के बारे में अपनी टिप्पणियों के लिए भी सुर्खियां बटोरी, जब उन्होंने उन्हें छोटा कलाकार कहा। इससे फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा विवाद छिड़ गया। बट हिमेश की टिप्पणियां यही नहीं रुकी, उन्होंने अपनी अनोखी सिंगिंग स्टाइल के लिए भी सुर्खियां बटोरी। वह थी अब तक की प्रसिद्ध नेजल वॉइस। जबकि कुछ लोग इसे पसंद करते थे, कुछ ने यह सवाल उठाया कि क्या यह असल में सिंगिंग है, और इसी को लेकर लोगों ने हिमेश को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब देते हुए हिमेश ने खुद अपने लिए मुसीबतें खड़ा करना शुरू कर दी। तो हिमेश ने सबको रिप्लाई देते हुए कहा कि अब पहले ऐसे सिंगर नहीं है जो नाक से गाते। लेजेंडरी सिंगर आर.डी. बर्मन साहब भी नाक से गाना गाते थे, जिससे सुनकर उनकी वाइफ आशा भोसले जी ने ये कहा कि जो भी ये कहता है कि आर.डी. बर्मन साहब नाक से गाना गाते, उसे थप्पड़ पड़ना चाहिए। जिसके बाद हिमेश ने माफी भी मांगी, जिसमें मैंने वो मीन ही नहीं किया था, और अगर मैंने उस तरह से मीन किया है तो आशा जी को जो बुरा लगा और फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे थप्पड़ मारना चाहती हैं, उसके लिए जो मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी मीडिया के सामने सब लोगों
लोगों के सामने माफी मांगी। पर इन कंट्रोवर्सीज के बाद भी हिमेश ने 2007 में 11 मूवीज में काम किया और कई हिट म्यूजिक दी। और यही वो वक्त था जब हिमेश ने सोचा कि अगर मेरे गाने इतने चल रहे हैं तो क्यों ना मैं खुद फिल्म बनाऊं, और उनके इसी फैसले ने उन्हें डाउनफॉल की राह दिखा दी। तो 2007 में हिमेश ने एक्टिंग की ओर कदम बढ़ाया अपनी मूवी आपका सुरूर के साथ, जो एक एवरेज हिट साबित हुई, स्पेशली इसके सॉन्ग्स की वजह से। ये तेरा मेरा मिलना। लेकिन हिमेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने कर्ज के साथ बॉलीवुड में एक और मौका लिया, जो एक क्लासिक का रीमेक था जिसमें उर्मिला मातोंडकर भी थी। नतीजा ये फ्लॉप रही, लेकिन इसके गाने भी कमाल थे, जैसे ये वाला। बट बावजूद इन असफलताओं के हिमेश नहीं माने और इसी तरह कई और फ्लॉप फिल्में दी, लाइक दमादम, कजरारे एंड रेडियो। पर जहां हिमेश एक्टिंग में फ्लॉप हो रहे थे, वहीं सॉन्ग्स के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बॉलीवुड के बदलते दौर में भी अपने म्यूजिक में वेरिएशन रखते हुए कई हिट्स दिए। मूवीज जैसे सन ऑफ सरदार, खिलाड़ी 786, ओ माय गॉड, किक और डेंजरस इश्क के साथ, जिनके गाने बहुत सुंदर थे। तो हिमेश, जो अब तक सॉन्ग देने के साथ साथ एक्टिंग ट्राई कर रहे थे, वो इस बार कुछ ऐसा करने वाले थे जो इंटरनेट पर तहलका मचाने वाला था। एज हिमेश लेकर आए अपनी मूवी द एक्सपोज, जिसने इस बार उन्हें ना तो सॉन्ग्स के लिए ना ही एक्टिंग के लिए, बल्कि डायलॉग बाजी के लिए फेमस कर दिया। खून खराबे से मैं भी नहीं डरता। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। इस चीज ने उन्हें एक मीम सेंसेशन बना दिया। जिधर देखो उधर हिमेश के एक से एक डायलॉग फेमस होते चले गए, और यही वो वजह बनी जिसने जन्म दिया हम सबके फेवरेट बेड एस रवि कुमार को। तू बड़ा होके बिगड़ा होगा, मैं बचपन से खराब। तो हिमेश ने एक्सपोज मूवी से अपने किरदार रवि कुमार की पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2022 में एक स्पिन ऑफ मूवी की अनाउंसमेंट की, बेडेस रवि कुमार, जो एक्सपोज यूनिवर्स को एक्सपैंड करने वाली है। और हाल ही में जब इसका ट्रेलर आया तो इसने इंटरनेट पर आग लगा दी। एज इस मूवी में हिमेश भाई का एक्शन है, क्रेजी डायलॉग्स हैं, सुपर्ब गाने हैं और यहाँ तक कि बैलेंस भी है। हालांकि ये मूवी पूरी तरह से एक मीम मटेरियल लग रही है, लेकिन फॉर सम रीजन पूरा इंटरनेट इसके लिए इक्वली एक्साइटेड भी है, जो रिलीज हो रही है 7 फरवरी 2025 को। लेकिन आई हैव इट इन मी, और एक्टिंग में भी एज एन एक्टर मैं एक बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ, मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। जब तक मैं वो प्रूव नहीं करता, उनका रेजिस्टेंस मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंड आई नो दैट, एंड आई विल, आई डोंट वांट टू से आई वांट टू प्रूव देम रॉन्ग, बट आई वांट टू विन देम, एंड आई विल। वेल, होप सो हिमेश भाई की जो ख्वाहिश है वो इस मूवी से जरूर पूरी हो। बाकी एक बात तो तय है कि हिमेश रेशमिया जैसा आर्टिस्ट, जिसने एक वक्त पर माइकल जैक्सन तक को टक्कर दी और इंडियन सिनेमा को एक से एक चार्ट बस्टर्स दिए, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और अगर आप 2000s के किड्स हैं तो आपको पता होगा कि हिमेश का वो एरा कितना शानदार था, जहां हर तरफ हिमेश ही हिमेश थे। लेकिन फिर उनकी मूवीज ने सब कुछ खत्म करके रख दिया और ऐसे ग्रेट लॉर्ड हिमेश बन गए एक सुपर बिग स्टार से एक एवरेज एक्टर। लेकिन शायद ये चीज बेड एस रवि कुमार के बाद बदल सकती है। कम से कम हिमेश रेशमिया भाई को तो यही उम्मीद है, जिस पर अब आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। सिंगर के बाद मुझे एज एन एक्टर लगा कि मुझे आई हैव इट इन मी एज एन एक्टर, और एक नेचुरल एक्टर मैं बन सकता हूँ कि, बट वो ऐसा हुआ नहीं है। तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये शौकिया चल रहा है, ये क्या चल रहा है ये सब। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट है। मैं अपने काम से रॉन्ग प्रूव करूंगा, नॉट कि मेरा कोई ईगो है, बट उस दौर में उस आदमी के ईगो को भी मुझे जीतना है। बट जब तक आप करोगे तब तक वो थोड़ा सा वक्त, तो वक्त की बात है, 2-3 साल की बात है, जहां मैं 10, 12, 15 रिलीज दे दूं तो मैं कर दूंगा।